जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, परिस्थितियां जिनके बारे में हमने कई सारी बातें रोज सुनते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि परिस्थिति जो है वो हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर हमारी स्थिति सही है तो परिस्थितियां हम पर हावी कभी भी नहीं हो सकती। ये हम तय करते हैं कि उसका किस हद तक हम पर असर हो। इस बात के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम बसंत जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, वेलकम। भाई जी, हमने कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है पिछले कड़ियों में, जिसमें सबसे ज़्यादा बात की थी हमने फिजिकल हेल्थ की, जो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं उसको लेकर के, लेकिन और कई सारे इनपुट्स डालने की ज़रूरत है, जिसके बारे में आपने बताया था। बाकी अभी हम बात कर रहे हैं मेंटल क्वोशंट की, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली भी हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना चाहते हैं, वो रह नहीं पाते। इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। अभी बहुत क्लियर पता है कि हमारा माइंड का असर बॉडी पर आता है जी। या ये कह लें जो भी बॉडी में हो रहा है उसका कारण मेरा अपना मन है, माइंड है। जी। या ये भी कह सकते हैं कि हमारा माइंड सॉफ्टवेयर है तो बॉडी हार्डवेयर है। हार्डवेयर में जो भी हो रहा है उसका एक कारण हमारा खुद का स्थिति है, जैसा आप बता रहे थे जी। और उस समय मेरी मेंटल स्टेट क्या है उसके अनुसार बॉडी के केमिकल्स भी अप डाउन होते हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर ये भी मूव करते हैं डिपेंडिंग मेरी स्वस्थिति क्या है। तो डेफिनेटली हमारे मन का शरीर पर असर आता है और यहाँ तक अब देखा गया कि हमारे इमोशंस भी शरीर को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। अच्छा। और यहाँ तक अभी रिसर्च किया गया कि कौन सा इमोशन कौन से ऑर्गन को असर करता है। जैसे अभी तक हम कहते थे ये बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस का है, लंग पर असर करेगा, टाइफाइड का है, इंटेस्टाइन पर असर करेगा। अब ये भी देख रहे हैं कि एक इमोशन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है जी। और कौन सी बीमारी फास्ट ला सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि केवल एक ही फैक्टर है, जैसा हम सभी ने डिस्कस किया कि मल्टीपल फैक्टर हैं, पर इमोशनल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा भाई जी, इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई जी। पर कहीं ना कहीं जैसे एज अ पेशेंट अगर मैं बात करूं, कोई भी बीमारी का मैं शिकार हूं, तो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स हमें देते हैं या जो थेरेपीज वो हमें देते हैं, उसके अलावा कोई एक्सटर्नल थेरेपीज भी हैं जिसके साथ हम लोग अपने आप को थोड़ा बेटर बना सकें। डेफिनेट क्योंकि कई स्टडी में देखा गया ह्यूमर, लाफ्टर भी एक मेडिसिन है। क्योंकि जब हम रिलीज करते हैं, लेट गो करते हैं, हल्का होते हैं, तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स निकलते हैं और लाफ्टर को भी एक मेडिसिन सपोर्ट माना गया है। और इसीलिए हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट को देखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो पेशेंट को सपोर्ट करें, शेयर केयर तो दें, पर उस समय उसको हल्का करें क्योंकि उसके अंदर दबाव है। जैसे मैंने कहा कि मन और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो माइंड में हो रहा है उसकी हलचल यहाँ आ रही है, बॉडी में आ रही है। तो दवाई तो ले रहा है, पर अगर अंदर एंजाइटी है, डर है, वरी है, तो वो हमारे मेडिसिन का काम कम होगा और बीमारी बढ़ेगी।
बिल्कुल ठीक तो कहा भाई जी। ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, हम्म, आज अगर हम किसी बीमारी की बात करें, अगर हमें पता चलता है कि हमारे परिवार में कोई बीमार है, हम्म, तो सबसे पहला रिएक्शन आता है, सब उदास हो जाते हैं, सबके चेहरे उतर हम्म, जाते हैं। अगर हम जाकर के उन्हें हॉस्पिटल में भी मिलते हैं तो हम्म, रोते हैं हाँ उनके सामने, तो करेक्ट उनका पूरा स्टेट बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, बिकॉज़ ऑटोमैटिकली एक तो वैसे ही उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा होता है। बिल्कुल सही कहा करेक्ट भाई जी करेक्ट। आपने। तो ह्यूमर एक हमारा नेचुरल नेचर है, हुँ, और वो जितना अपने को बीच बीच में हल्का करेगा, चाहे स्टोरी सुनाए चाहे जोक सुनाए, जिससे कि उसका अंदर का प्रेशर कम हो जाए। हुँ, जितना प्रेशर बना रहता है उतना हीलिंग कम होता है। तो इसीलिए आजकल कई हॉस्पिटल में भी ये थेरेपी कर रहे हैं। कुछ लोग जाते हैं, उनको हंसाते हैं, रिलीज कराते हैं, लेट गो कराते हैं, और फिर दवाई का असर काम करता है। इसमें मेडिटेशन का भी रोल है कि अगर पेशेंट थोड़ा अपने को पॉजिटिव सपोर्ट देता है, जी, सिग्नल देता है जी। कि सब कुछ ठीक है, बॉडी ठीक हो रही है, ये बीमारी ठीक है, तो वो भी सपोर्टिंग सिस्टम में सॉर्ट काम ऑफ करती है। पॉजिटिव थॉट्स आप अपने आप को इनपुट देते हैं। देना पड़ता, एग्ज़ैक्टली। हुँ, इनपुट चार्जिंग करना पड़ता। हुँ, तो उससे भी देखा गया जितना व्यक्ति रिलैक्स होता है, इसको कहा गया रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जितना व्यक्ति रिलैक्स होगा उसके अंदर ब्रेन की वेव्स भी ठीक होंगी, हुँ, जो बीटा पैटर्न है तो अल्फा पर आ जाएगा, जी। और उसका हीलिंग फास्ट होगा। और जितना वो अपने को हल्का करेगा, रिलीज करेगा, तो वो बेटर होगा। म्यूजिक भी एक थेरेपी है। ये देखा गया अच्छे सॉन्ग्स, पॉजिटिव सॉन्ग्स हुँ, अगर वो सुनता है, जो उसको अच्छे लगते हैं, वो भी बॉडी में एंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ाता है और हीलिंग में मदद करता है। और हम लोग तो कहते ही हैं कि डॉक्टर्स को भी कहते हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के पहले अगर वो थोड़ा सॉन्ग सुनता है अच्छा, तो उसका भी कंसंट्रेशन अच्छा होता है। पेशेंट भी अगर थेरेपी ट्रीटमेंट पे जा रहा है, तो वो भी अगर म्यूजिक सुनता है तो उसका भी रिलैक्सेशन जल्दी आता है। अच्छा। हम्म, और कोई ऐसी थेरेपीज़ है, क्योंकि क्या होता है भाई जी, जब हम बात कर रहे हैं मेडिकल की, हम्म, मेडिकल हेल्थ की, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं, एक फ़ियर आ जाता है कि इतनी हम्म, सारी मेडिसिन्स खाने हैं, हम्म, इंजेक्शंस लेने हैं, ग्लूकोज़ हम्म, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट हम एज़ अ डॉक्टर अगर हम बात करें, तो हम अपने आप को हील म्यूज़िक से कर सकते हैं, हम्म, और साथ में आपने कहा लाफिंग, लाफिंग से लाफ्टर। कर सकते हैं। और कोई ऐसी थेरेपीज़ हैं? आर देयर एनी आजकल तो अवेलेबल? काफी आ गई हैं। एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, हुँ। रेकी है, हुँ, हुँ, हुँ। आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, ये हुँ, सब सपोर्टिंग थेरेपी है। कहीं कहीं क्योर भी होता है इनसे। हुँ, तो ये भी क्योंकि पूरा ब्रेन और बॉडी कहाँ से काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम हुँ, और एंडोक्राइन से, हुँ। न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस। जी। तो पूरा बॉडी काम कर रहा है, ब्रेन से इलेक्ट्रिक नर्व्स वो लेकर जाता है करंट, और फिर केमिकल रिलीज होते हैं। तो पूरा न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस उस बेसिस पे काम कर रहा है, हुँ, करंट और केमिकल। हुँ। और ये अगर प्रॉपर हो जाता है तो बॉडी हील होना शुरू होती है, ओके। बैलेंस में आती है। तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर उसी बेसिस पर है। कलर थेरेपी भी है आजकल, डिफरेंट कलर भी बॉडी को हील करते हैं, डिफरेंट कलर पर्टिकुलर ऑर्गन को हील करते हैं। तो यहाँ तक वो लोग गए हैं कि येलो कलर हमारा इंटेस्टाइन को हील करता है, तो ब्लू कलर हमारे थायराइड को करता ऐज़ है, इन मतलब? ग्रीन, यानी जैसे डिफरेंट कलर्स हैं। जी। और हमारी आंखें कलर्स को लेती हैं, हुँ, और वो इनपुट डालती है ब्रेन में, हुँ। और वो कलर ब्रेन से बॉडी के ऑर्गन्स में जाते हैं। तो ये देखा गया है कि डिफरेंट कलर पर्टिकुलर ऑर्गन को हील करते हैं। मतलब व्हेन यू हम्म, सी द हम्म, कलर हाँ, विजुअली आप विजुअलाइज भी करें ओके। या देखें भी। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ सामने येलो कलर है, तो वो येलो कलर मेरे अंदर जा रहा है, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाकर उसको हील करेगा। जैसे ओह! मैंने कहा कि हमारी इंटेस्टाइन आते, वो येलो कलर को लेती हैं, तो येलो कलर अंदर जाकर उसको हील करता। अगर मेरे को इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, हुँ, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो ब्लू कलर स्काई को देखूंगा,
तो वो कलर भी अंदर जा सकता है, इमेजिनेशन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इनपुट भी ले सकते हैं। तो इट हील्स। ये वर्क करते हैं, यानी ये थ्योरीज हैं, पर डेफिनेटली हेल्प करते हैं। मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा या उसको ऐसे नहीं कहूँगा कि ये क्योर करेगा, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका भी 1% 2% रोल है और उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हमें खाने में सब कलर मिल जाते हैं। अगर मेरा खाना कलरफुल है, येलो भी है, वाइट भी है, ग्रीन भी है, इसीलिए कहते हैं ना ग्रीन खाओ ग्रीन खाओ। ग्रीन क्या कर रहा है, हमारे चेस्ट को हील करता है, हार्ट और लंग्स को हील करता है। तो जितना हमारा खाना कलरफुल होता है उतना हमारा हीलिंग भी फास्ट होता है। इसीलिए कहा गया जितनी थाली आपकी कलरफुल है उतने ज़्यादा विटामिन्स आपके पास हैं। तो ये एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। कई लोग डिफरेंट कलर के चश्मे पहनते हैं, येलो के, ग्रीन के, ये ज़्यादातर वेस्टर्न में ज़्यादा है। तो वो भी एक हीलिंग थेरेपी। कलर वाटर रखते हैं बॉटल्स में, तो वो पीते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका रोल है। मैं एज ए डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनका भी रोल है। अगर उसका ट्रीटमेंट पार्ट काम नहीं कर रहा है तो वो ट्राई कर सकता है इन चीज़ों को। भाई जी, जैसे बात कर रहे थे हम मेंटल हेल्थ की, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में एक टाइम पे। लॉट ऑफ थॉट्स एक साथ में जब क्रिएट होते हैं तो हमारे अंदर में एक अजीब सा ब्लॉकेज आ जाता है। एज अ पेशेंट जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जब हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे पैनिक, एंजाइटी, फियर, बहुत सारे इमोशंस के साथ हम एक साथ डील कर रहे होते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स तो हमें बताते हैं कि बीमारियों के साथ कैसे डील करना है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि सोचना क्या है। तो एज अ डॉक्टर इफ यू कैन सजेस्ट अस कि फर्स्ट टाइम कोई बताएंगे कि सोचना एग्जैक्टली क्या है। जनरली जो थॉट पैटर्न रहता है मनुष्य का, उसमें थॉट्स आते हैं, जैसा आपने बताया 40,000, 50,000, 60,000 थॉट्स आ जाते हैं, डिपेंडिंग उसकी कंडीशन क्या है। अब वो थॉट पैटर्न अगर टोटली नेगेटिव चल रहे हैं, मैं ठीक नहीं हूँगा, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को बार बार ये प्रॉब्लम होता है, मेरे को बार बार सर्दी होती है, तो वो क्या कर रहा है, अपने को रीइंफोर्स कर रहा है। और रीइंफोर्स के कारण वो जैसे ही सोचेगा वो प्रॉब्लम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही वो सोचेगा मेरे को बार बार सर्दी होती है, आबू में आने से मेरे को बार बार गला खराब होता है, तो उसका क्या हो गया, एक पैटर्न बन गया। तो जैसे ही आबू आएगा, अंदर आएगा, उसका थॉट पैटर्न काम करना शुरू होगा कि मेरे को सर्दी होगी। तो वो क्या कर रहा है, अपने थॉट को रीइंफोर्स कर रहा है। यहाँ हमें क्या करना है, उस थॉट पैटर्न को कट करना है और उसको रोकना है। मैं हॉस्पिटल में भी हूँ, अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे हम लोग कैंसर पेशेंट का देखते हैं, उनको रेडिएशन देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, सर्जरी होती है, व्हाइल वेटिंग रेडिएशन के लिए, कीमोथेरेपी के लिए, डॉक्टर के लिए, तो उस समय देखा गया वेटिंग पीरियड सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल। क्योंकि उस समय मेरा एंटीसिपेशन हो रहा है कि क्या होगा, मेरी सर्जरी कल सुबह है, तो रात से क्या चालू हो जाएगा कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, ऑपरेशन ठीक होगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं। और ज्यादा थॉट्स हमारे पेन के बारे में आते हैं, पेन, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम शायद जब वो मेरी सर्जरी करेंगे तो आई माइट गो थ्रू अ पेन। तो वो सोच सोच करके कई बार, सपोज अगर इस हाथ का मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो सोच सोच करके ही आधा पेन मेरा शुरू हो जाता है पहले से ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि हमारा माइंड पेन और प्लेजर पर ही काम करता है। दो फैक्टर हैं, पेन और प्लेजर। या तो पेन होगा या प्लेजर होगा, और हमारा माइंड पेन को ज़्यादा एक्सेप्ट करके उसको अंदर ले लेता है। उस समय मुझे क्या करना है कि कल ऑपरेशन है, तो मेरे को ये सोचना है सर्जरी बहुत अच्छी हो रही है, सब कुछ ठीक है,
इस ऑपरेशन के बाद अब मैं बहुत अच्छा काम और बेटर करूंगा। हम्म, तो प्लेजर को उसको लेना है अंदर कि इसका फायदा क्या है। ये नहीं देखना है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा डर व्यक्ति को रहता है अनसर्टेनिटी का, एग्जैक्टली। क्या होने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि एंटीसिपेशन में जब पेशेंट वेट कर रहा है डॉक्टर का, सर्जरी का, ट्रीटमेंट का, रेडिएशन का, तो उस समय ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में आते हैं और जो हीलिंग को रोकते हैं, जो आप कह रहे थे ब्लॉकेज। करेक्ट। तो मैं आजकल ये भी कहने लगा हूँ कि मेंटल ब्लॉकेज भी होता है। एक तो हमारा यहाँ ब्लॉक होता है, कोरोनरी ब्लॉक या कोई आर्टरी में ब्लॉक, वो तो एक्सटर्नल है जो दिख रहा है, पर इनर ब्लॉक भी होता है और इनर ब्लॉक ही बीमारी को एक्साइट करता, एक्टिवेट करता है। इनर ब्लॉकेजेस लीड टू एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस, मेरा ये मानना है। पहले दवाई के साथ मेरे को यहाँ का ब्लॉकेज भी ठीक करना पड़ेगा कि कहाँ ब्लॉक हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको मेरे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और उस समय मेरे को ट्रीटमेंट में उसको यूज करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा जब कहते हैं, जब वो रेडिएशन पर जा रहा है उसको 2 मिनट 3 मिनट लेटना है और कोई नहीं है, केवल मशीन रेडिएशन दे रही है, वो अकेला है अंदर। उस समय अगर वो अपने को पॉजिटिव थॉट्स देता है कि मेरा कैंसर ठीक है, रेडिएशन अच्छी तरह काम कर रहा है, या कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है और उसको रेजिस्टेंस है, तो सोच रहा है दवाई लेते लेते कि इंसुलिन बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्लूकोज जा रहा है सेल्स के अंदर, इमेजिनेशन कर रहा है, तो वो भी एक बेटर हीलिंग में मदद करती है। क्योंकि हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है। फैक्ट और फिक्शन ये 2 फैक्टर हैं। फैक्ट है कि प्रॉब्लम है, फिक्शन है कि मेरे को प्रॉब्लम को ठीक कर रहा हूँ, इमेजिनेशन कर रहा हूँ। और इमेजिनेशन में ब्रेन क्या करता है, 100% काम करता है, दोनों साइड ब्रेन के काम करना शुरू कर देते हैं और वो हीलिंग को मदद करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। भाजी, जब हम इमेजिन कर रहे होते तो दोनों साइड के ब्रेन काम कर रहे होते? हाँ, दोनों। क्योंकि क्या हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ तो मेरा थिंकिंग ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा है जी। और जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ, सिंथेसिस कर रहा हूँ, तो मेरा राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है। तो दोनों का सिंथेसिस काम कर रहा है, तो दोनों सिग्नल्स जा रहे हैं, तो हीलिंग में मदद करते हैं। वेरी नाइस। भाई जी, जब हम बात कर रहे थे पेशेंट्स की, तो खास करके जो मेजर चीज़ हमने देखने में आई है कि पेशेंट्स जब जाते हैं कोई ऑपरेशन के लिए, सपोज कैंसर की ही बात करें, हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो प्रेशर रहता है, क्योंकि अगर सपोज द मेन पर्सन ऑफ द फैमिली, पिलर ऑफ द फैमिली अगर इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि एक तो प्रेशर रहता है फैमिली का, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो जो एक प्रेशर के साथ में वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, इसके चक्कर में वो शायद ज़्यादा पेन महसूस करते होंगे। तो इसके लिए आप कुछ बताइए, क्योंकि वो प्रेशर कहीं ना कहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा कि मेजर प्रॉब्लम ही प्रेशर का रहता है कि वो अंदर क्या फील कर रहा है उस समय, और उसको रिलीज करना है, बाहर उसको प्रॉपर करना है। तो अलग अलग टेक्निक है। फिजिकल लेवल पे तो ब्रीदिंग टेक्निक है कि ब्रीद आउट करो आप उस समय जब ऐसा प्रेशर लग रहा है, सांस को छोड़ो। जितना आप सांस को छोड़ेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, तो हमारे अननोन डर कम होते हैं। और थॉट्स पैटर्न में भी उस समय चेंज करो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक होकर अपना काम कर रहा हूँ। तो वो पॉजिटिव इमेजिनेशन जो होगा, वो अंदर के नेगेटिव प्रेशर को कम करेगा, रिलीज करेगा। डिनायल नहीं है
एक तरीके का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम्म, जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स की कि भाई मैं ठीक हो गया हूँ, हम्म, एक होता है मैं ठीक होऊंगा, हम्म, अब मैं हो जाऊंगा हम्म, इस ऑपरेशन से, हम्म, एक होता है मैं ऑलरेडी ठीक हो गया हूँ। हम्म। तो ये एक तरीके का डिनायल है ना प्रेजेंट को लेकर के, आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे, फिर आप फ्यूचर में जी रहे हो। पहली लेवल पर मैंने एक्सेप्ट किया हम्म, कि बीमारी है, एक्सेप्ट किया, डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को बीमारी नहीं है, हम्म, एक्सेप्ट किया। अब उसको मेरे को ठीक करना है, तो मेरे को जो सजेशन अंदर देने पड़ेंगे प्रेजेंट के देने पड़ेंगे कि मैं ठीक हूँ। अच्छा। मैंने जैसे पहले कहा, माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता है कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है। फैक्ट तो ये है कि बीमारी है, फिक्शन क्या मैं दे रहा हूँ उसको कि मैं ठीक हूँ। तो वो सिग्नल जाएगा अंदर, और मैंने सबकॉन्शियस माइंड खुद ही अपने आप हीलिंग को स्टार्ट करेगा। हमारा कॉन्शियस माइंड जो भी प्रोग्रामिंग करता है वो सबकॉन्शियस में जाता है, प्रोग्राम करता है, अंदर फाइल्स क्रिएट करता है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड अपने आप हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। मैंने उसको कहा मैं ठीक हूँ, हम्म, तो सबकॉन्शियस क्या करेगा, ठीक होने के लिए खुद ही काम करना शुरू करेगा। अच्छा। इसीलिए जो ऑर्डर करना है प्रेजेंट में करना है, फ्यूचर में नहीं करना है, पास्ट में नहीं करना है, प्रेजेंट में करना है। मैं ठीक हो रहा हूं, तो क्या होगा, सिग्नल जो अंदर जाएगा वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ठीक होना है, ठीक हो रहा हूं। प्रेजेंट में सिग्नल गया मैं ठीक हूं, एक ही करेक्ट स्टेटमेंट दे दिया मैं ठीक हूं, तो वो सब कुछ नेचुरल करेगा। चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कोई सर्जरी है, चाहे कैंसर सेल्स हैं, वहाँ सिग्नल जाएगा कि सब कुछ ठीक है। क्योंकि कैंसर भी क्या है, एक ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स है। जी। ओवर प्रोडक्शन चल रहा है विदाउट एनी पर्पस। हम्म, वो सेल्स वहाँ कैंसर पैदा कर रहा है। कहाँ से सिग्नल गया, क्यों गया, बहुत क्लियर नहीं है। ट्रिगर फैक्टर्स मालूम है, पर वो नहीं मालूम कि कैसे गया वो सिग्नल कि मल्टीप्लाई करो। अब उसी की जगह मैंने सिग्नल दे दिया मैं ठीक हूँ, तो जो पॉजिटिव सिग्नल जाएगा सेल्स का मल्टीप्लिकेशन को कम कम करेगा। करेगा। ये स्टडी हो चुकी है। डॉक्टर बर्नी सीगल करके सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हैं जी। अमेरिका के, उनकी एक किताब है लव मेडिसिन मिरेकल। उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि जो पेशेंट इमेजिनेशन कर रहे थे वाइल ट्रीटमेंट, वो लोग हील फास्टर हुए, और उनके अंदर अगर कुछ एडवेंचर है, पर्पस है, तो और जल्दी हील होते हैं। इसीलिए कभी कभी हमें उनके पर्पस को भी एक्टिवेट करना पड़ता है, नहीं तो वो मायूस हो जाते हैं, अब तो मैं जाने वाला हूँ, मेरा टाइम आ गया। 2 साल हैं, कभी कभी डॉक्टर्स भी डिस्कशन में या कोई उनको कह देता है कि तेरा तो पीरियड अब 1 साल है, 2 साल है, तो वो सिग्नल उसके अंदर चला जाता है कि अब मेरा टाइम पीरियड ओवर हो गया। अच्छा, मतलब अगर हमें हम्म, ड्यूरेशन के बारे में बता दिया जाए हाँ, तो हम हमारा माइंड उसी तरफ एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो तो जाता है। ऑटोमेटिकली हम हम्म, उतने टाइम के बाद में होता, चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पर्पस को क्रिएट करो। मुझे याद आ रहा है एक पेशेंट मेरी, बहुत साल पहले ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 था, लीवर और लंग में फैला हुआ था। जी। हम लोगों ने सोचा कुछ नहीं कर सकते, घर भेज दें। वो लेडी ने कहा आप ट्रीटमेंट दीजिए, जब तक मेरे लड़की की शादी नहीं होगी मैं मरने वाली नहीं। उसकी 18 साल की डॉटर थी। हमने कीमोथेरेपी स्टार्ट की और वो रिस्पॉन्ड करने लगी। तो तब मैंने पूछा था आपके अंदर क्या है, तो उसने कहा कि मेरी लड़की है, डॉटर है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी मैं नहीं मरूंगी। तो उसके पास पर्पस था, मिशन था, और उसके कारण ट्रीटमेंट का असर आने लगा। लड़की की भी शादी कराई, 2 साल पूरे हुए, फिर कैंसर फैलने लगा क्योंकि मिशन पूरा हो गया।
तो कभी कभी हमें मिशन को भी, पर्पस को भी, मीनिंग को भी अंदर इनपुट करना पड़ता है पेशेंट के अंदर, कि तेरे पास कोई मिशन है, उसको एक्टिवेट कर, कि मैं ठीक होकर क्या करने वाला हूँ, वो सोचना शुरू कर। तो वो सोचेगा तो बॉडी खुद ही ठीक होगी। बिल्कुल। ये काफी डीप इमोशनल पॉइंट है। कई बार लोगों की आदत होती है बहुत सारे मेडिसिन प्रिकॉशनरी लेके चलते हैं, क्रोसिन भी रख लिया, साथ में ट्रिपल एक्शन रख लिया, बहुत सारे मेडिसिन एक साथ में, सर्दी का, बुखार का, बीमारी, बैंडेड वगैरह सब लेकर के। तो एक होता है प्रिकॉशनरी लेके जाना, एक होता है कि भाई मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि बस अब मुझे बीमारी आने वाली है। तो आर वी इनवाइटिंग इट, या आपने ही आंसर दे दिया। दो तरह के लोग हैं, एक प्रिकॉशन के लिए ले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो बैंडेड ये रखते हैं, टैबलेट क्रोसिन रखा है, एस्प्रिन रखा है, और दूसरा टोटली कि कुछ नहीं हो, मेरे को होगा तो मैं ये तैयार हूँ। तो वो सेकंड टाइप ऑफ लोग इनवाइट कर रहे हैं। पहला वाला तो ठीक है, 2-3 बैंडेड रखी है, बच्चे हैं, कुछ होगा तो रखेंगे। अब थ्योरी दोनों है, अगर जीरो थ्योरी पे जाएं तो कुछ नहीं लेकर जाएं, तो वो आज के समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्किंग पीपल है, मेमोरी डिफरेंट डेटा बैंक है हर एक का। तो दो तरह के इसमें भी लोग हैं, एक बिंदास जाएंगे और एक कुछ प्रिकॉशन लेंगे। तो थोड़ा बहुत मेरे अनुसार, डॉक्टर के अनुसार, थोड़ा बहुत तो लेना चाहिए कि हम पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमें क्या खाना है, कितना खाना है, वो जरूरी हमें पता रहना चाहिए। प्रिकॉशन तो लेंगे, प्रिवेंशन तो करेंगे, पर इनवाइट करने के लिए कि कुछ होगा तो मेरे को ये सब मिलना चाहिए, तो पूरा ही वो किट मेडिसिन सब तरह की लेकर जाएंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, और लेंगे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि बॉडी का किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है अंदर, और किस समय क्या होगा वो भी पता नहीं है। अनसर्टेनिटी तो है ही, पर थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं तो ठीक है, मैं उसको ठीक मानूंगा। बाकी 100% बिल्कुल कंट्रोल कर कर चलें तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है। हर चीज कंट्रोल जब हम करते हैं कि 100%, तो वो पॉसिबल नहीं है। परफेक्शन अच्छा है, पर इम्परफेक्शन भी ठीक है। हम इसीलिए कहते हैं वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। परफेक्शन ठीक है, पर थोड़ा बहुत तो आता है, उस समय इमरजेंसी होती है, हम उसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, चाहे हमारे पास नहीं है तो फिर भी उसको हैंडल करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने। कहीं न कहीं जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, तो हमारी खुद की जो साइकोलॉजी होती है, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, वो बहुत स्ट्रांगली उस पर इम्पैक्ट करता है, और फिर हम ही क्रिएट करते हैं अपना मेंटल हेल्थ, ना कि कोई और। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। दोस्तों, क्या जाना हमने, कहीं न कहीं जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे दिमाग रूपी घोड़े की, तो उसका जो लगाम है वो हमारे ही हाथ में है। हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो मेंटल हेल्थ है, वो कोई बहुत बड़ी आइंस्टाइन वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, अपने एक-एक थॉट को एनालाइज़ करके फिर एक्ट करें, तो ऑटोमैटिकली हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति।